गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाल वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बंगाल में पाल वंश का उदय लगभग 750 ईस्वी में हुआ, जब बंगाल में अराजक की स्थिति से परेशान होकर वहाँ की जनता ने बंगाल की जनता ने गोपाल को अपना राजा बनाया। ठीक है। गॉड नरेश शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में लगभग एक शताब्दी तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, जिससे परेशान होकर वहाँ की जनता ने गोपाल को अपना राजा बनाया। ठीक है। इसे मत्स्य न्याय कहा गया। मत्स्य न्याय एक भारतीय दर्शन है। इसका मतलब होता है मछलियों का न्याय। और मछलियों का न्याय मतलब हम लोगों को पता है कि कैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसे ही मत्स्य न्याय कहा गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। गोपाल को शासक चुने जाने के उपरांत ही गोपाल ने एक नए राजवंश पाल वंश की स्थापना की। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक है राजा गोपाल। ठीक है, याद रहेगा। गोपाल के पिता का नाम है वप्यट। ठीक है, याद रखिएगा। गोपाल के पिता का नाम वप्यट है और पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है। पाल वंश ने बंगाल और बिहार पर लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखेंगे गोपाल एक बौद्ध मतावलंबी शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल किस धर्म के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के। ठीक है, याद रहेगा। उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना गया है। ठीक है, गोपाल को बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना गया है। पाल वंश मुख्यतः महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा था। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। पाल वंश मुख्यतः महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा था। बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट गोपाल को माना गया है और गोपाल मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो, पाल वंश में जो पाल शब्द है यह मुख्यतः संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? पाल का मतलब क्या होता है? रक्षक। ठीक है, याद रखिएगा। और पाल वंश के दौरान जो भाषा का प्रयोग होता था वो था संस्कृत, प्राकृत और पाली। ठीक है, ये तीनों प्रमुख भाषा थी पाल वंश के। ठीक है। अब देखो, एक अरब यात्री हैं सुलेमान। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाल वंश को किसने धर्म भ्रष्ट कहा था। तो वो सुलेमान ने कहा था। अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को धर्म भ्रष्ट कहा था। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास भी पाल वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास पाल वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है कि बंगाल का पुराना नाम क्या है। तो याद रखिएगा बंगाल का पुराना नाम गौड़ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे कुछ प्रमुख शासक हैं पाल वंश के, जिसमें गोपाल हैं जो पाल वंश के संस्थापक हैं। इन्हें पाल वंश का प्रथम शासक भी कहा जाता है। उसके पास धर्मपाल हैं, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। इसके बाद भी अन्य शासक आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे पाल वंश का जो अधिकार था वो प्रारंभ में पूर्वी बंगाल तक ही सीमित था। ठीक है, प्रारंभ में पूर्वी बंगाल तक ही सीमित था। पूर्वी बंगाल जिसे अभी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो पूर्वी बंगाल तक ही प्रारंभ में पाल वंश का आधिकारिक क्षेत्र सीमित था। ठीक है। धीरे धीरे गोपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और संपूर्ण बंगाल को अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे बंगाल के समुद्री मार्गों पर भी पाल वंश का नियंत्रण स्थापित हो गया। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित होने के साथ ही इस क्षेत्र से पाल वंश को अत्यधिक कर की वसूली होने लगी, टैक्स कलेक्शन होने लगा, जो कि पाल वंश को एक धनी राजवंश बनाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल वंश की स्थापना संबंधित जो जानकारी है मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखिएगा खलीमपुर ताम्रपत्र। ठीक है, यह प्रमुख जानकारी है। क्वेश्चन पूछा गया था, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा खलीमपुर ताम्रपत्र जो है ये पुरातात्विक स्रोत है जिससे पाल वंश के स्थापना की जानकारी मिलती है। उसके अलावा एक प्रसिद्ध कवि थे संध्याकर नंदी। इनका एक महाकाव्य है रामचरित्र।
ठीक है। रामचरित्र ये जो है ये महाकाव्य, इससे भी पाल वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। खलीमपुर, ताम्रपत्र और रामचरित्र ये संध्याकर नंदी की रचना है जिससे पाल वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा देख लो, पाल वंश के इतिहास को जानने के लिए जो पूरा तात्विक स्रोत है उसमें जो प्रमुख है, अभी तो हम लोगों ने देखा था खलीमपुर लेख, जो कि धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र थे। खलीमपुर लेख ये रहा जिससे पाल वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। उसके अलावा महिपाल प्रथम की बानगढ़ लेख है, देवपाल के मुंगेर लेख है, नारायण पाल के बादलगढ़ स्तंभ लेख है और नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र लेख भी, अभिलेख भी है। इससे भी पाल वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा नालंदा और मुजफ्फरपुर से प्राप्त लेख हैं, उससे भी पाल वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ये पाल वंश के कुछ मूर्तियां हैं। भगवान विष्णु की यह मूर्ति है जो कि पाल वंश के दौरान की है, उस समय की यह मूर्ति है। ठीक है। ठीक है। ये नारायण पाल के जो भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख है वो ये है। तो इन सब से ये सभी पूरा तात्विक स्रोत है जिससे पाल वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखेंगे पाल वंश के कुछ प्रमुख कार्यों को। तो पहला है, कृषि के विकास के लिए तालाबों एवं नहरों का निर्माण और विकास कराया गया था पाल वंश के दौरान। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पाल वंश के दौरान गोपाल ने बंगाल के समुद्री मार्गों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया था। मंदिर एवं मठों का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा पुराने विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार एवं नए विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। ठीक है। और इसके अलावा पूर्वी भारत में पाल वंश के राज्य का विस्तार करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य थे पाल वंश के दौरान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। ठीक है। ये पाल वंश का क्षेत्र है और यहाँ पर मुंगेर स्थित है। ठीक है। तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। और अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद कर लीजिएगा। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। उदंतपुरी को उदंतपुरी और उदंतपुर भी कहा जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है, गोपाल ने, यह भी इंपॉर्टेंट है, गोपाल ने नालंदा तथा उदंतपुर प्रसिद्ध विहार बनवाया था। ठीक है। विहार क्या, जैसे अभी धर्मशाला होता है तो उस वक्त धर्मशाला को विहार कहते थे। ठीक है। कुछ देर के लिए लोग वहाँ आश्रय लेते थे, यात्री जो आते थे उनके आश्रय के लिए विहार बनाया जाता था। ठीक है। अब देखो, नालंदा विश्वविद्यालय था जो उस वक्त का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था और वहीं से कुछ दूरी पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। ठीक है। अब देखो, उदंतपुरी विश्वविद्यालय थी, इसकी भी जो गरिमा थी वो नालंदा विश्वविद्यालय ही जितनी थी। ठीक है। लेकिन जो छात्र विदेश से दूर दूर से आते थे, लोग यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे, लेकिन किसी कारणवश किसी छात्र का नामांकन नालंदा में नहीं हो पाता था, उनके नामांकन के लिए उन्हें एक और मौका दिया जाता था उदंतपुरी विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए। ठीक है। तो ये दोनों विश्वविद्यालय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, अभी हम लोगों ने देखा था धर्मपाल के खलीमपुर लेख से गोपाल के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। ये है आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुछ अवशेष है। आगे देखते हैं हम लोग। देखेंगे अब हम लोग धर्मपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। धर्मपाल कौन थे? तो वो गोपाल के पुत्र थे। ठीक है। गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल, जो कि गोपाल के बाद पाल वंश का शासक बनते हैं। ठीक है। इन्हें पाल वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल वंश के सबसे महान शासक कौन है, तो याद रखिएगा वो धर्मपाल है। ठीक है। धर्मपाल के समय में ही कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल वंश के किस शासक के दौरान, किस शासक के शासनकाल के दौरान कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा वो है धर्मपाल। ठीक है। तो अब ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या? तो ये है
कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राजवंशों में लंबा संघर्ष चला था। लगभग 200 वर्षों तक यह युद्ध चला था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे 3 साम्राज्य? तो पूर्व में पाल वंश था, ठीक है, उत्तर पश्चिम में गुर्जर और प्रतिहार वंश, और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों राजवंशों में कन्नौज के लिए युद्ध चला था, संघर्ष किए थे इन लोगों ने कन्नौज पर अधिकार के लिए, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। किस लिए हुआ था? तो राजनीतिक कारण थे इसके पीछे, इसके लिए क्षेत्र विस्तार भी जिम्मेदार था, और सिल्क रूट, ये सिल्क रूट यहाँ से गुजरता था, तो वो भी एक प्रमुख कारण था कन्नौज पर अधिकार करने का। ठीक है, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राजवंशों में लंबा संघर्ष चला, लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किस शासक के शासन काल के दौरान हुआ था पाल वंश में? तो याद रखिएगा धर्मपाल के समय में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखेंगे अब हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष को। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो 3 साम्राज्य थे उन पर फिर से प्रकाश डालेंगे, देखेंगे। पूर्व में पाल शासक थे, ये रहे पूर्व में पाल शासक। पश्चिमोत्तर में गुर्जर और प्रतिहार वंश, ये रहे पश्चिमोत्तर में गुर्जर और प्रतिहार वंश, और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि पाल वंश में धर्मपाल के शासन काल के दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। तो बाकी के जो 2 साम्राज्य थे उस वक्त के भागीदार शासक कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो पाल वंश में हम लोगों ने देखा धर्मपाल का शासन था। उस वक्त प्रतिहार वंश में, गुर्जर और प्रतिहार वंश में उस वक्त राजा कौन थे? वत्सराज। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश में राजा कौन थे? ध्रुव। इनके शासन काल के दौरान धर्मपाल और वत्सराज और ध्रुव के शासन काल के दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब देखो, धर्मपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, और धर्मपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, याद रहेगा। उसके अलावा प्रतिहार वंश की राजधानी उज्जैन थी, ये रहा यहाँ पर उज्जैन, और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी, यहाँ पर है मान्यखेत। मुख्य रूप से जो राष्ट्रकूट वंश का जो शासन का जो क्षेत्र था दक्षिण भारत में, वो कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र था। ठीक है, अब देखो, इन 3 राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? तो वो था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो त्रिपक्षीय युद्ध है उसे संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो, गुर्जर और प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? वत्सराज। ठीक है, और राष्ट्रकूट शासक कौन थे? ध्रुव। इन्हीं के शासन काल में त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर और प्रतिहार वंश के बीच कन्नौज को लेकर युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ध्रुव और इनके जो प्रतिद्वंदी थे गुर्जर और प्रतिहार वंश के वत्सराज, यहाँ पर वत्सराज की पराजय होती है और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की जीत होती है। ठीक है, वत्सराज की पराजय हो गई। अब देखो, जो राष्ट्रकूट शासक हैं इनका क्षेत्र कहाँ था? दक्षिण भारत का क्षेत्र था, तो ये लोग को तो वापस तो लौटना ही था। तो ये क्या करते हैं कि उस वक्त के जो कन्नौज के शासक होते हैं यशोवर्मन, उन्हें पराजित करने के बाद आयुध वंश के एक राजा होते हैं इंद्रायुध, ठीक है, इन्हें कन्नौज की गद्दी पर बैठाकर ये लोग राष्ट्रकूट जो थे ये लोग अपने दक्षिण भारत को लौट जाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो हारे हैं, ये भी कमजोर थे। अब देखो, इस वक्त जो पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, इन्हें इसका फायदा मिलता है क्योंकि इनकी सेना अभी तैयार थी युद्ध के लिए। ठीक है, इन्हें अधिक लाभ मिलता है। ये तुरंत इनके जाने के बाद धर्मपाल कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और जो आयुध वंश के जो राजा थे इंद्रायुध, इन्हें पराजित कर इन्हें हटाकर इनके जगह चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर ये धर्मपाल बैठा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि कन्नौज पे ये एक दरबार का आयोजन करते हैं, एक महासभा बुलाया जाता है कन्नौज में, जिसमें उस वक्त के जो आस पड़ोस के क्षेत्र थे मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, अवंती, भोज, कंधार और किर, इनके जो शासक थे इन्हें इस दरबार में बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखो, इस बात से जो राष्ट्रकूट शासक थे और गुर्जर और प्रतिहार वंश के जो शासक थे इन्हें बहुत गुस्सा आता है कि ये जो पाल वंश ऐसा काम, एक तो इंद्रायुध को तो राष्ट्रकूटों ने गद्दी पर बैठाया था, इन्हें हटाकर चक्रायुध को बैठा दिया, और उसके बाद ये जो दरबार का आयोजन, इसको लेकर फिर क्या होता है कि इन तीनों राजवंशों के बीच, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, गुर्जर और प्रतिहार के वंश के बीच फिर से एक युद्ध होता है कन्नौज में।
और ये जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है इन तीन राजवंशों में, जिसमें गुर्जर और प्रतिहार वंश की जीत होती है। ठीक है, याद रहेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर और प्रतिहार वंश की जीत होती है। ठीक है, अब देखेंगे जो प्रतिहार वंश था इसकी राजधानी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उज्जैन थी। ठीक है, लेकिन युद्ध जीतने के बाद कन्नौज विजय के पश्चात क्या करते हैं ये लोग, अपनी राजधानी उज्जैन से स्थानांतरित करके कन्नौज को ये लोग अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा, प्रतिहार वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से स्थानांतरित करके कन्नौज को अपनी राजधानी प्रतिहार वंश ने बना ली होती है। ठीक है, अब देखो कन्नौज को उस वक्त उत्तर भारत में लोग महोदश्री के नाम से भी जानते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वक्त उत्तर भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से जो कन्नौज का जो क्षेत्र था वो सर्वाधिक धनी क्षेत्र था, इसलिए उस वक्त कन्नौज को लोग महोदश्री के नाम से भी जाना करते थे। ठीक है, चलें आगे। आगे देखेंगे धर्मपाल के साम्राज्य को। ठीक है, उस वक्त जो धर्मपाल का जो साम्राज्य था वो 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, अभी हम लोगों ने भी पढ़ा बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर धर्मपाल का प्रत्यक्ष अधिकार था। ठीक है, यहाँ से वो शासन करता था, बंगाल मूल स्थान था। ठीक है, और बिहार पे भी इसके प्रत्यक्ष अधिकार थे। इसके अलावा कुछ देर के लिए कन्नौज पे भी उसका शासन रहा, जैसा कि हम लोग ने देखा था, इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को अपने अधीन बनाकर वहाँ पर वो कन्नौज की गद्दी पे बैठाता है। हालांकि कुछ देर के बाद कन्नौज धर्मपाल से छिन जाता है। और तीसरा क्षेत्र था पंजाब का, राजपूताना का, मालवा और बरार का क्षेत्र था। ये सभी, इन सभी क्षेत्रों के जो राजा थे वो धर्मपाल का प्रभुत्व मानते थे। तो इस तरीके से धर्मपाल का जो साम्राज्य था 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, अब एक तिब्बती लांबा हैं, तिब्बती गुरु, उधर लांबा कहा जाता है, तारानाथ, इन्होंने धर्मपाल के साम्राज्य को बताया कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से आपका दिल्ली के क्षेत्र तक था इसका साम्राज्य, और दूसरा ये जालंधर से लेकर विंध्यन पर्वत के क्षेत्र तक, जो विंध्यन पर्वत के क्षेत्र तक का जो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है जालंधर से लेकर विंध्यन पर्वत और बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे धर्मपाल का साम्राज्य था। पाल वंश के शासक धर्मपाल का साम्राज्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा। धर्मपाल जो थे पाल वंश के शासक, उन्होंने भागलपुर, भागलपुर कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में भागलपुर एक जिला है। भागलपुर से कुछ दूरी पर एक पाथरघाट जगह है, इस जगह पर धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, वर्तमान में भागलपुर बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में भागलपुर के एक पाथरघाट जगह है, इस क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा पाल वंश के शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था गोपाल जो थे पाल वंश के संस्थापक, उन्होंने किसकी स्थापना कराई थी, तो उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, याद रहेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये लगभग 250 किलोमीटर दूर है नालंदा विश्वविद्यालय से, उदंतपुरी 6 मील की दूरी पर है। ठीक है, इन दोनों विश्वविद्यालय में जिन छात्रों का नामांकन नालंदा में नहीं हो पाता था, उन छात्रों का नामांकन विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय में उन छात्रों का नामांकन हो जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। धर्मपाल जो थे इन्होंने सोमपुरी महाविहार की स्थापना करवाई थी। ठीक है, महाविहार मैंने बताया था, विहार उस जगह को कहते थे जहां पर यात्री विश्राम करते थे। ठीक है, तो सोमपुरी महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा देखना धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान में दिए थे। ठीक है, अब देखो उस वक्त तो पढ़ाई के लिए पैसे लगते नहीं थे, फिर भी जो विश्वविद्यालय है उनके खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो उनकी उस खर्च को निकालने के लिए 200 गांव दान में धर्मपाल ने दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, याद रखिएगा कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए 200 गांव दान में दिए थे, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने दिए थे। ठीक है, अब देखेंगे तारानाथ। तारानाथ जो कि तिब्बती एक गुरु हैं, इनके अनुसार धर्मपाल जो थे, पाल वंश के जो शासक धर्मपाल थे, उन्होंने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, याद रहेगा। तो एक तरीके से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि समझो उस वक्त का जो समय है, उस वक्त शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी रही होगी। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगले पॉइंट को।
अगला पॉइंट है, धर्मपाल की महानता के अनुरूप इन्हें धर्मपाल को परम सौगात, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, धर्मपाल को परम सौगात, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा इसे। और एक अगला पॉइंट यह भी इंपॉर्टेंट है, एक गुजराती कवि हैं सोंडल। ठीक है, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि से विभूषित किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि से किस पालवंशी शासक को विभूषित किया गया था, तो याद रखिएगा धर्मपाल को। पाल वंश के शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोंडल ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, याद रहेगा। अब देखेंगे, धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र देवपाल जो थे वो सिंहासन पर बैठते हैं, पाल वंश के शासक बनते हैं। तो अब हम लोग देवपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर देवपाल, देखेंगे ये पाल वंश के शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, याद रहेगा, ये पाल वंश के शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, इनके शासन काल में पाल वंश जो था वो चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, बहुत तरक्की की थी इनके शासन काल में, पाल वंश का बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी, देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर मुंगेर को पुनः अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। और पाटलिपुत्र से राजधानी का स्थानांतरित करके मुंगेर को पुनः अपनी राजधानी बनाया जाता है किनके द्वारा? देवपाल के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। देवपाल ने असम, उत्कलों और हुनों को पराजित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे देखेंगे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बौद्ध मठ और बिहार का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ठीक है, याद रहेगा। सुलेमान को देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान, इन्होंने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जावा द्वीप के एक शैलेंद्र वंशीय शासक हैं जिनका नाम है वालपुत्र देव। इन्होंने इनकी आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि देवपाल ने नालंदा में विहार की देखरेख के लिए कितने गांव दान में दिए थे, तो याद रखिएगा 5 गांव दान में दिए थे। किनके कहने पे? तो जावा द्वीप के एक शैलेंद्र वंशीय शासक हैं वालपुत्र देव, इनके आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, अब देखेंगे, देवपाल की मृत्यु के बाद जो पाल वंश है इसका पतन शुरुआत हो जाता है, पतन का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र विग्रहपाल पाल वंश के शासक बनते हैं। तो अब हम लोग विग्रहपाल के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे विग्रहपाल को, इन्होंने केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया। उसके बाद विग्रहपाल अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में राज्य को त्याग कर यानी नारायण पाल को अपना राजा बनाकर ये साधु बन जाते हैं। ठीक है, संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नारायण पाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले शासक होते हैं पाल वंश के नारायण पाल। ठीक है, ठीक है, इनके शासनकाल से कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो जो पाल शासकों के जो अधीनस्थ क्षेत्र थे, बिहार के मगध और दक्षिण बिहार के जो क्षेत्र थे, ये खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं पाल वंश के आधिकारिक क्षेत्र से। ठीक है, उसके अलावा देखो जो पाल सामंत थे, जिनका जो उड़ीसा और असम के क्षेत्र की देखरेख करते थे, इन पाल सामंतों ने विद्रोह कर दिया और उड़ीसा और असम के क्षेत्र को पाल वंश से स्वतंत्र कर दिया होता है। ठीक है, यानी मगध का और दक्षिण बिहार का क्षेत्र, असम का और उड़ीसा का क्षेत्र, ये क्षेत्र खुद को पाल वंश से स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है, आज़ाद अपने आप को कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नारायण पाल के बाद पाल वंश के शासक बनते हैं राज्यपाल। इनसे भी कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उनके बाद गोपाल द्वितीय हैं, ये आते हैं। फिर उसके बाद विग्रहपाल द्वितीय ये बनते हैं। इन्होंने 960 से लेकर 988 ईस्वी तक पाल वंश के शासन को संभाला होता है। ठीक है, इनके शासनकाल में विग्रहपाल द्वितीय के समय में पाल वंश जो था केवल बंगाल तक ही सिमट कर रह जाता है और बिहार के कुछ हिस्सों पर ही पाल वंश का शासन कायम रहता है। ठीक है, यानी बंगाल का क्षेत्र केवल और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर ही पाल वंश का शासन बचता है। ठीक है, इनके बाद विग्रहपाल द्वितीय के बाद पाल वंश के शासक बनते हैं महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम पाल वंश के राजा बनते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं।
देखेंगे महिपाल प्रथम के शासनकाल में पाल वंश पुनः जागृत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी कारण महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो थे महिपाल प्रथम, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा महिपाल प्रथम ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक दूत मंडल भेजा था, ठीक है। ये इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ और हैं वो देख लेंगे। देखेंगे चोल वंश के विस्तार के क्रम में ये भी उत्तर भारत की ओर बढ़े थे, चोल साम्राज्य भी, तो उस वक्त राजेंद्र चोल का युद्ध हुआ था महिपाल प्रथम से, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा साम्राज्य में देख लो तो दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, तिपपेरा, गया, उत्तरी बंगाल, काशी और तिरभुक्ति का जो क्षेत्र था उस वक्त पाल साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। अब इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिपाल प्रथम से। इनके बाद जयपाल जो थे वो पाल वंश के राजा बनते हैं, जो कि महिपाल प्रथम के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। अब देखेंगे जयपाल से तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेंगे। तो एक कलचुरी शासक हैं गंगदेव के पुत्र लक्ष्मीकर्ण, ठीक है, इन्हें संक्षेप में कर्ण भी कहा जाता है। लक्ष्मीकर्ण को जयपाल ने युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जयपाल का पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनता है, कौन थे, विग्रहपाल तृतीय, ये पाल वंश के राजा बनते हैं, ठीक है। जयपाल के बाद विग्रहपाल तृतीय पाल वंश के राजा बनते हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। विग्रहपाल तृतीय जो थे इनका विवाह यौवनश्री से होता है, ठीक है। यौवनश्री कौन है, तो ये कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण जो थे इन्हीं की पुत्री होती है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विग्रहपाल तृतीय से करा दिया होता है, ठीक है। उसके बाद विग्रहपाल तृतीय के 3 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है महिपाल द्वितीय, सूरपाल और रामपाल, ठीक है। उसके बाद 1068 ईस्वी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ का युद्ध होता है विग्रहपाल तृतीय से, जिसमें विग्रहपाल तृतीय पराजित होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पाल वंश के जो शासक होते हैं, अगले शासक विग्रहपाल तृतीय के बाद कौन बनते हैं, वो महिपाल द्वितीय बनता है, ठीक है। तब इनके बारे में देखते हैं। महिपाल द्वितीय शासक बनते हैं, उनके बाद ये अपने दोनों भाइयों को कैद खाने में डाल देता है, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में, महिपाल द्वितीय के ही शासनकाल में उनके क्षेत्र में चासी कैवर्त जाति है, ठीक है। इन लोगों का विद्रोह होता है कि इनके नेतृत्व में कौन थे, दिव्योग, दिव्योग के नेतृत्व में चासी कैवर्त जाति का विद्रोह होता है, ठीक है, जिसमें महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद दिव्योग ने अपने भतीजे भीम को शासक बनाया होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो चासी कैवर्त जाति के लोगों ने विद्रोह किया था किनके नेतृत्व में, तो दिव्योग के नेतृत्व में, ठीक है, जिसमें पाल वंश के शासक महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी जाती है और दिव्योग का भतीजा भीम पाल वंश का शासक बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखेंगे रामपाल, ठीक है। रामपाल कौन थे, तो ये विग्रहपाल तृतीय के पुत्र थे, ठीक है। विग्रहपाल तृतीय के 3 पुत्र थे, अभी हम लोगों ने देखा, महिपाल द्वितीय, सूरपाल और रामपाल, ठीक है। विग्रहपाल तृतीय के बाद महिपाल द्वितीय पाल वंश का राजा बनता है और इन्होंने अपने दोनों भाइयों को कैद कर लिया होता है। महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी जाती है दिव्योग के द्वारा और उसने अपने भतीजे भीम को उस क्षेत्र का राजा बनाया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रामपाल ने राष्ट्रकूटों की मदद से सेना तैयार की और भीम को युद्ध में पराजित करके पाल वंश को पुनः यहाँ पर रामपाल ने स्थापित किया होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी बिहार और असम तक इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो इनके दरबारी थे उस वक्त के प्रसिद्ध कवि थे संध्याकर नंदी, जो कि उनके दरबारी थे, और इन्हीं संध्याकर नंदी की एक रचना जो पूछी जाती है रामचरित, याद रखिएगा, ऐतिहासिक महाकाव्य है रामचरित, जो कि संध्याकर नंदी की रचना है, जो कि रामपाल के दरबारी थे, ठीक है, याद रहेगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जगदल विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, जगदल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पाल वंश के शासक रामपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह है जगदल विश्वविद्यालय का अवशेष, ठीक है। इसके अलावा उदंतपुरी के बारे में हम लोग पढ़ा था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रामपाल ने की थी, ठीक है। तीनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं रामपाल चरित्र, ठीक है।
इसी पुस्तक के माध्यम से चासी कैवर्त जाति का जो विद्रोह हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था महिपाल द्वितीय के शासन काल में चासी कैवर्त जाति का विद्रोह होता है, जिसमें महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। तो इस विद्रोह की जानकारी हम लोगों को रामपाल चरित्र के माध्यम से मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है रामपाल की मृत्यु हो जाती है 1120 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद का जो ऐतिहासिक स्रोत है हम लोगों को, जो अभिलेख और काव्यों के माध्यम से पाल वंश का जो इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके अनुसार रामपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल द्वितीय और मदन पाल पाल वंश के शासक बनते हैं। ठीक है, प्रायः मदन पाल को ही पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं 1161 ईस्वी तक पाल वंश के शासक मदन पाल ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे इसके बाद पाल वंश समाप्त हो जाता है और सेन वंश ने अंततः सेन वंश ने पाल वंश पर अपना अधिकार कर लिया होता है। ठीक है, अब देखो पाल वंश के शासन काल के दौरान कुछ प्रमुख विद्वान हैं, इनके नाम भी जान लो, जिसमें है वज्रदत्त, चक्रपाणी, हरिभद्र और संध्याकर नंदी, हरिभद्र, चक्रपाणी और वज्रदत्त, ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं जो कि पाल वंश के शासन काल के दौरान होते हैं। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था पाल वंश से रिलेटेड। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।